हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आज आपको अपने व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची और डरावनी स्टोरीज़ के बारे में बताना चाहता हूं। तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग और सच्ची डरावनी स्टोरीज़ आगे भी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। आगे की स्टोरीज़ मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रथम है और आज मैं आपको भारत की आर्थिक राजधानी और बॉलीवुड नगरी मुंबई की ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं, जो भारत के 10 प्रेत बाधित स्थानों में 5वें नंबर पर आता है। इसके एक डरावनी दास्तान भी जुड़ी हुई है। अगर हम लोग भगवान पर विश्वास करते हैं दोस्तों, तो शैतान पर भी ज़रूर करते ही होंगे। मुंबई के माहिम में कनौसा प्राइमरी स्कूल के पास एक ऐसी चौल है जहां परलौकिक शक्तियों को अनुभव किया गया है। यहाँ के निवासी इन रूहानी ताकतों के कब्जे में कई बार आ चुके हैं। इस चौल के बारे में वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि आज से 25 साल पहले इस चौल में सुलोचना नाम की महिला रहने आई थी। वो एक दिन रात को कुएं से पानी भर रही थी, तभी फिसलने की वजह से उसका पैर फिसल गया, जिससे वो महिला कुएं में ही गिर गई। कुएं में गिरने के कई देर तक वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन चौल में रहने वाला कोई भी आदमी उसकी मदद के लिए ना आ सका और कुएं में पानी में दम घुटने जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। मौत की वजह बताया जाता है कि उस कुएं के चारों ओर दीवार नहीं थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना के बाद उस महिला की आत्मा इस कुएं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो कोई रात को उस कुएं के नज़दीक गुजरता है, उसे वो औरत दिखाई देती है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। राम साकेत बिल्डिंग के कंपाउंड के इस कुएं को अब सील कर दिया गया है, ताकि वो आत्मा किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। हालांकि वो किसी को परेशान नहीं करती है। यहाँ रहने वाला एक बुढ़ा आदमी उस औरत को जानता था और उसका कहना है कि हर अमावस को उसकी आत्मा यहाँ जरूर आती और सुबह गायब हो जाती है। इस चौल के मालिक, जिनका नाम रिचर्ड है, वो भी रोज इस कुएं के पास फल फूल चढ़ा जाते हैं, ताकि उस औरत की आत्मा को शांति मिल जाए। दोस्तों, ये दूसरी स्टोरी राजस्थान की है। राजस्थान में भानगढ़ और कुलधरा के बारे में तो काफ़ी आप लोगों ने सुन ही रखा होगा, पर आज मैं आपको ऐसी राजस्थान की हॉन्टेड जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल ही अलग है। इसका नाम है ब्रिज राजभवन पैलेस, जो कि कोटा शहर में पड़ती है। कोटा, जिसका नाम सुनते ही कोचिंग क्लासेस में भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों का नाम आता है। यहाँ से प्रतिवर्ष हजारों बच्चे IIT जैसे बड़े संस्थानों में चयनित होते हैं। इसके अलावा चंबल बांध के कारण भी कोटा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इन सब मशहूर जगहों से हटकर एक ऐसी जगह भी है जहां अंग्रेजों का राज हुआ करता था और उनकी आत्मा आज भी इसी जगह पर आकर भटकती है। कोटा की ये कौन सी जगह है और क्या इसका रहस्य है, आपको बताते हैं। ब्रिजराज भवन पैलेस, जिसे भारत के 10 मशहूर भूतहा जगह में से एक माना जाता है, इस भवन को आज से 178 ईयर्स पहले अंग्रेजों के शासनकाल में बनवाया गया था, लेकिन 1980 के बाद इस भवन को एक होटल में तब्दील कर दिया गया। इस भवन का नाम कोटा के महाराज ब्रिजराज सिंह के नाम पर रखा गया। आज भी लोग यहाँ होने वाली घटनाओं से खौफ के साए में जी रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 1860 की क्रांति के समय एक ब्रिटिश जनरल, जिसका नाम मेजर बर्टन था, इस महल में रहा करता था। हालांकि वो जनरल दूसरे अंग्रेजों की तरह क्रूर नहीं था, लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज ही होता है। उस दौरान भारतीय क्रांतिकारी यहाँ तक भी पहुँच चुके थे और उन्होंने मेजर और उसके दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को कोटा की महारानी खुद अपनी आंखों से मेजर को मरते हुए देखा था। इस घटना के बाद से मेजर बर्टन का भूत इस महल में घूमता है
और इसकी पहरेदारी करता है क्योंकि मेजर का इस महल से बहुत लगाव था। यहाँ पर रात को चौकीदारी करने वाले चौकीदारों का कहना है कि कई बार अगर कोई चौकीदार ड्यूटी के वक्त सो रहा होता है तो मेजर बर्टन का भूत उन्हें तमाचे मारकर जगा देता है। सिर्फ इन तमाचों की घटना के अलावा कोई अनहोनी हुई नहीं है दोस्तों। मेजर बर्टन का भूत ना किसी को नुकसान पहुंचाता है, बस प्यारे महल की सुरक्षा में उसकी आत्मा आज भी महल पर भटक रही है। इन सभी घटनाओं में कितनी सच्चाई है ये तो केवल वहां काम करने वाले चौकीदार ही बयां करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है और मैं आपको अपने शहर दिल्ली के हॉन्टेड पीपल ट्री के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि दिल्ली के द्वारका इलाके के सेक्टर नंबर 9 में है। जब आप कभी भी इलाके के रास्ते से गुजरेंगे तो आपको सड़क के बीच में एक तरफ एक पीपल का पेड़ दिखेगा और उसी पीपल के पेड़ के चारों ओर चबूतरा बना हुआ है। इस पीपल के पेड़ के पास एक नीम का पेड़ भी है और इन दोनों पेड़ों के आसपास आपको ढेर सारी अलग अलग भगवानों की तस्वीरें दिखाई देंगी। इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। पीपल का पेड़ और नीम का पेड़ दोनों आपस में इतने गुथे हुए हैं कि आपको अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा पीपल का पेड़ है और कौन सा नीम का। यहाँ पर रात को अधिकतर कॉल सेंटर से काम करने वाले लोग गुजरते हैं और कई लोगों का मानना है कि रात में उनको पीपल के पेड़ पर कोई औरत दिखाई देती है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वो गाड़ी के पीछे दौड़ती हुई भी नजर आती है। 2004 में इस जगह पर एक हादसा भी हुआ था। इस जगह के बारे में कई फेमस अखबारों और ब्लॉग में भी बताया गया है। इसी कारण कई लोग रात को इस रास्ते से गुजरने से कतराते हैं। कई लोगों ने किसी अदृश्य शक्ति का एहसास भी होता हुआ महसूस किया है, जैसे कोई तमाचा मार रहा हो। सभी कॉल सेंटर में काम करने वाले इस रास्ते से गुजरते वक्त अपनी कार की स्पीड बढ़ा देते हैं। इन सभी भूतहा कहानियों के चलते गौरव तिवारी की इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी टीम ने इस जगह का मुआयना भी किया। उन्होंने इस पूरी जगह के रात को कई फोटोग्राफ लिए और कई सारे प्रयोग भी करे। उनमें से एक फोटो में पेड़ों के बीच किसी भूतहा आकृति जैसे दिखा जो काफी रहस्यमयी दिख रहा था, और दूसरा जब उन्होंने जमीन पर राख बिछाई थी तो उन्हें किसी के पैरों के चिन्ह भी वहां पर मिले। इसके अलावा यहाँ की हवा में हल्की सी नमी थी। हालांकि उनकी टीम ने अंतिम परिणाम तो नहीं बताया, लेकिन फिर भी इस जगह पर किसी न किसी रूह का होने का आभास जरूर हुआ। तो मित्रों, इस तरह इस भूतहा पीपल के पेड़ पर रहने वाली आत्मा के बारे में हमने आपको बताया। हाय दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रत्यानी है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा आरटीओ ऑफिस में कर्मचारी हैं। अपने पापा की इकलौती संतान होने की वजह से मुझे काफ़ी लाड प्यार करते थे। वो मेरी हर ज़रूरत पूरी भी करते थे। कुछ समय पहले हमने अपना पुराना मकान बेचकर सिटी से थोड़ा दूर एक प्लॉट खरीदा था। मेरे पापा ने उसी पर एक मकान तैयार करा दिया। अभी हम उस मकान में रहने ही गए थे कि प्रेत आत्मा और भूतों ने हमारा जीना हराम कर दिया। एक दिन की बात है, जब मैं दोपहर में किताब पढ़ रहा था तो मेरे बेडरूम की ज़मीन पर कुछ आवाज़ें आने लगी और मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई मेरे बाल खींच रहा है। फिर थोड़ी देर में ऐसा लगा कि जैसे कि ज़मीन के अंदर से कोई खुदाई कर रहा हो। वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि मुझे बहुत डर सा महसूस हुआ। मैंने फौरन अपनी माँ को वहाँ बुलाया। हम दोनों ने वह डरावनी आवाज़ें सुनी। तभी अचानक किचन से कुछ आवाज़ आई। मैंने माँ से पूछा कि तुमने कुछ गैस पर रखा है क्या? माँ ने कहा कि कुकर में दाल पक रही है। मैं दौड़कर किचन में गया तो मेरी रूह कांप गई। कुकर हवा में था और गैस भी बंद था।
ये खौफनाक नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई। माँ जैसी ही दौड़कर मेरे पास आई तो दाल से भरा हुआ कुकर धड़ाम से अपने आप ज़मीन पर गिर गया। मैं और मेरी माँ ये सब घटनाएं देखकर डर से भर गए। दोपहर होने तक मैं और माँ मकान के बाहर गार्डन में ही आकर बैठ गए। तभी मेरे पापा घर लौट आए। हम दोनों ने घर पर घटी पूरी घटना उन्हें बता दी। पहले तो पापा माने नहीं, पर जब उन्होंने गिरा हुआ कुकर देखा तो एक दो बार ज़मीन से आने वाली भयानक आवाज़ें सुनी तो उन्हें भी विश्वास हो गया कि हमारे घर में भूत प्रेत का साया है। उस रात खौफ के साए में हम सब सो तो गए, पर रात के 3 बजते ही ज़मीन से आवाज़ें आना फिर से शुरू हो गई। पापा, माँ और मैं तीनों मेरे कमरे में वह आवाज़ सुनने लगे। तभी अचानक हमारे घर के गार्डन में लंबी सी परछाई दिखी। पापा फौरन दौड़कर गार्डन में गए। पापा के घर से बाहर जाते ही वह परछाई एक झटके में हमारे घर के अंदर घुस आई और हमारे पानी के मटके में सिमट कर अंदर चली गई। ये सब फिल्मी लग रहा था, पर जब रियल में ये सब घट रहा था तो हमारी जान निकल रही थी। मैं, पापा और माँ उस पानी के मटके के पास गए तो हमें उस मटके में से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी, और जब पापा ने मटके का ढक्कन हटाया तो अंदर का पानी उस तरह हिल रहा था जैसे कि अभी अभी उसमें किसी ने पत्थर मारा हो। अब हम तीनों घर के हॉल में आकर बैठ गए। तभी अचानक बाथरूम के पानी के नल अपने आप खुल गए। थोड़ी ही देर में हॉल की ज़मीन के नीचे से तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगीं। अब मेरे पापा के सब्र का बांध टूट गया था और उन्हें हम सब की जान की फिक्र भी हो रही थी। उन्होंने रात में पड़ोसियों को जगा दिया और सारी हकीकत बताई। हमारे एक पड़ोसी ने ये तक कहा कि आपके पुराने ज़मीन मालिक को ये पता था कि इस ज़मीन में भूत प्रेत का वास है, तभी तो उसने यह प्लॉट इतने सस्ते दामों में आपको बेच दिया। फिर एक पड़ोसी ने कहा और यह सुझाव दिया कि आप ज़मीन खुदवा कर देख लो कि अंदर क्या भला है, शायद उसकी शुद्धि होने से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। नया मकान खुदवाने के लिए पापा का दिल तो नहीं था, पर यह मामला खतरनाक था, इसलिए पापा ने अगले ही दिन 3 मजदूर बुलवा लिए और पूरे घर की ज़मीन टेस्टिंग कराकर खुदवाने का फैसला लिया। पारलौकिक गतिविधियों की जांच करता टीम ने 2 जगह बताई जहां पर काफ़ी तेज सिग्नल आ रहे थे। पापा ने फौरन उन जगहों पर गहरी खुदाई कराई। आप यकीन नहीं करेंगे, हमें उस ज़मीन से 2 इंसानी कंकाल मिले। हमने फौरन पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने उन अनजान कंकालों को अपने कब्जे में लिया। प्लॉट के मालिक को उसी दिन पूछताछ के लिए थाने ले गए। खैर, उस दिन के बाद हमने अपना घर रिपेयर तो करा ही लिया, पर आज भी ये बात एक रहस्य है कि वह कंकाल कौन थे और उस ज़मीन के नीचे कैसे आ गए। भगवान का शुक्र है कि उस दिन के बाद हमारे घर पर कभी भी कोई भी घटना नज़र नहीं आई, पर दिल में यह ख्याल हमेशा आता रहता है कि वह लोग कौन होंगे जिन्होंने हमको इतना डरा दिया। हाय दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे दादाजी के साथ घटी सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। ये बात आज से 30 साल पुरानी है। मेरे दादाजी एक टीचर थे और वो रोज़ाना नाव में बैठकर नदी के दूसरी तरफ दूसरे गांव में पढ़ाने जाया करते थे। मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि उस समय उत्तर प्रदेश इतना विकसित प्रदेश नहीं था और आवागमन के लिए अधिकतर नावों का उपयोग हुआ करता था। एक दिन की बात है, स्कूल में एग्ज़ाम्स चल रही थी। मेरे दादाजी इस वजह से स्कूल में काफ़ी लेट हो गए थे। सर्दी का समय था और शाम के 7 बज चुके थे। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। शाम के 7 बजे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे रात के 10 बज गए हों। स्कूल के सभी स्टूडेंट और टीचर्स 6 बजे तक निकल चुके थे। अब मेरे दादाजी और स्कूल का चपरासी दोनों ही रह गए थे।
चपरासी उसी गांव का रहने वाला था, लेकिन मेरे दादाजी को तो नदी के उस पार जाना था। मेरे दादाजी धीरे धीरे नदी के किनारे तक पहुंच तो चुके, पर उनको वहां भी कोई नाव नहीं दिखी। उन्होंने सोचा आज तो यहाँ मैं फंस गया हूँ। उन्होंने सोचा कि कुछ देर इंतज़ार ही करते हैं, शायद कोई नाविक आ जाए। तभी उनकी नज़र नदी में दूर से एक रोशनी पर आ गई। मेरे दादाजी ने सोचा शायद यही नाव है। मेरे दादाजी की जान में जान आ गई। वो नाव धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। तभी वो किनारे पर आकर रुक गई। उस नाव के चालक ने अपना पूरा मुंह ढककर रखा था। मेरे दादाजी ने उसको नदी के उस पार ले जाने को कहा और उसने बिना कुछ बोले अपना सिर हाँ में हिला दिया। मेरे दादाजी ने सोचा शायद बेचारा ठंड के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। अब वो धीरे धीरे अपनी नाव नदी के उस पार ले जाने लगा। मेरे दादाजी ने कई बार उससे बतियाने की कोशिश करी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। अब मेरे दादाजी की नाव मेरे गांव के तट पर पहुंच चुकी थी और मेरे दादाजी नाव से उतर गए और जैसे ही पैसे निकालकर उसको देने लगे तो वहां पर नाव में कोई नहीं था। मेरे दादाजी के होश उड़ गए कि वो नाव चालक अचानक कहाँ गायब हो गया। कहीं वो भूत तो नहीं था। मेरे दादाजी डरते डरते घर पहुँचे और घर जाकर सो गए। अगले दिन मेरे दादाजी ने अपने दोस्तों से नाव के भूत का जिक्र अपने दोस्तों से किया तो दोस्तों ने बताया कि इस नदी में कई सालों पहले एक नाविक की यात्रियों के साथ मौत हो गई थी और वो अपने यात्रियों को गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा पाया। इसी कारण उस नाविक की आत्मा कई बार रात को फंसे हुए यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाकर उसके बाद ही चली जाती है। हालांकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अब मेरे दादाजी समझ गए तो उस नाविक के भूत ने उनकी मदद की थी। मेरे दादाजी आज भी उस नाविक के भूत के किस्से को हम लोगों को बार बार सुनाते रहते हैं। दोस्तों, ये एक सच्ची डरावनी कहानी है। हाय दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और मैं राजस्थान के हीमरगढ़ के छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं आज आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची डरावनी घटना सुनाना चाहता हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था। एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। हम लोगों ने गांव से 4 से 5 किलोमीटर दूर स्थित एको पार्क के पास जंगल में घूमने का प्लान बनाया। हम घर से स्कूल का बहाना करके निकल गए थे। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त मनीष, विनोद और राहुल थे। हम करीब 4 बजे जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। दिन के उजाले में भी पेड़ों की वजह से घना अंधेरा था। उस समय जंगल में चलते गए हम लोग और हमें एक शिव मंदिर दिखाई दिया और हम वहां पर रुक गए। मंदिर में भगवान शिव की बहुत पुरानी मूर्ति लगी हुई थी। हमने दर्शन किए और मंदिर के बाहर कुछ देर बैठ गए और बातें करने लगे। बातों बातों में हमें पता नहीं चला और शाम के 7 बज चुके थे। जंगल में अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। मनीष ने अपना फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। हम जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, अचानक ज़ोर से आंधी चलने लगी और थोड़ी देर बाद बरसात भी शुरू हो गई। हमने मंदिर में रुकने का सोचा और मंदिर में ही रुक गए। हमने सोचा आज तो घर पर जमकर पिटाई भी होगी हमारी। उस सुनसान जंगल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। केवल सियारों के चिल्लाने की आवाज़ गूंज रही थी। घंटे भर बरसात थोड़ी कम हुई और हमने वहां से निकलने का सोचा। रात के 8 बज चुके थे। हम अब भी जंगल में 3 किलोमीटर और चलना था। थोड़ी देर चलने के बाद हमें किसी औरत के जोर से चीखने की आवाज़ आई। हम बुरी तरीके से घबरा गए, लेकिन चलते रहे और चलते चलते पता चला कि राहुल तो पीछे ही रह गया है। हमने जोर से राहुल को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। अब हम और भी ज़्यादा घबरा गए। हम सभी दोस्तों ने राहुल को ढूंढना शुरू कर दिया। हम फिर आधा किलोमीटर पीछे गए
और देखा कि राहुल वहाँ चुपचाप खड़ा था। हमने राहुल को बुलाया लेकिन वो कुछ बोला ही नहीं और चुपचाप हमारे साथ चलता गया। उसके हाथ पांव अजीब से ही लग रहे थे। हम जैसे तैसे उस जंगल से बाहर निकले और अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। उस रात डर के मारे मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैं सुबह उठकर स्कूल गया तो पता चला कि राहुल स्कूल नहीं आया। जब मैंने टीचर से राहुल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि राहुल की मौत हो चुकी है। मैं ये सुनकर दंग रह गया और मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं स्कूल से सीधा उसके घर गया और उसके माता पिता को मैंने आश्वासन दिया। जब मैंने उनसे राहुल की मौत का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि रात को जब वो घर आया तो उसे बहुत तेज बुखार हो रखा था और उसका शरीर लोहे की तरह तप रहा था और हम जब उसे अस्पताल ले ही जा रहे थे तो रास्ते में जंगल में ही उसकी मौत हो गई। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे सारा माजरा समझ में आ गया, लेकिन मैंने उनको कुछ बताया नहीं कि कल रात को उसको जंगल में किसी रूह ने जकड़ लिया था। आज भी उसके मौत का कारण उनके माता पिता को नहीं पता दोस्तों, और मैं ये सोच कर मुझे बहुत डर लगता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मानसी है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। ये मेरे साथ तब सच्ची घटना हुई थी जब मैं 10th क्लास में थी। हमारे स्कूल ने मैसूर में घूमने का एक प्रोग्राम बनाया था। हमको उस दिन सुबह 10 बजे स्कूल बुलाया गया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 12 गाड़ियों को बुक किया था। हमारी गाड़ी सबसे आखिरी में खड़ी थी। हम सारी सहेलियां गाड़ी में बैठ चुकी थी। कुछ ही देर में गाड़ी रवाना होना बाकी थी। हम सारी सहेलियां रास्ते में गाते गुनगुनाते हंसते खेलते जा रहे थे। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान भी नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीच में अचानक पंक्चर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। हम सारी सहेलियां गाड़ी से नीचे उतर गईं। हमारी मैडम से दूसरी गाड़ियों में बैठी मैडमों को गाड़ी पंक्चर का बताया और उनको रुकने से मना किया और कहा कि पंक्चर में थोड़ा समय लग सकता है। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है। आप सभी लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल देता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रहीं और हम 50 लड़कियाँ पैदल चल पड़ीं। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सभी उस ढाबे पर पहुँचे। वहाँ से बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नज़रें हटा लीं। हम सभी लड़कियां वहां पर चाय पी रही थी। तभी थोड़ी देर में वहां जोर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं और मेरी सहेलियां बुरी तरीके से डर गईं। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ जोर से जंगल की ओर भागा। तभी मेरी एक सहेली को उल्टियाँ होना शुरू हो गईं। हमने तुरंत मैडम को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन पहुंच से बाहर बता रहा था। हम सभी लड़कियां उस जगह पहुंची जहां पर बस खड़ी थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए कि बस वहां से गायब हो चुकी थी। हम सभी बुरी तरीके से सहम गए थे और हम सब उसी ढाबे पर वापस चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी वापस आ चुका था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती हैं और मुझे जंगल में कोई मिलता ही नहीं। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और भी ज़्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सारी लड़कियां बस में बैठ गईं। हमने मैडम से पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी।
तो मैडम ने कहा टायर को बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए हुए थे। ये सुनकर हमारी जान में जान आ गई। मेरी सारी सहेलियां उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कर रही थी। थोड़ी देर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, ढाबा धंस गया था। मैं जोर से चिल्लाई और ड्राइवर को सब कुछ बताया और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक वापस गए। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो ढाबा तो पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गायब था और कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ देख रही थी और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफ़ेद आकृति प्रकार की कुछ दिख रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी असलियत कोई जान ही नहीं पाता। हम सुरक्षित मसूर पहुंच गए। मित्रों, हालांकि मुझे इन सब चीज़ों का पहले भी बहुत बार आभास हो चुका है, लेकिन ये पता नहीं था कि हकीकत कब बन जाएगा। आज भी मैसूर ट्रिप की घटना को याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमन है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज जो मैं किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ वो अस्पताल का है। सारे कस्बे के लोग इस अस्पताल को भूतिया अस्पताल के नाम से जानते हैं। इस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया अस्पताल है। इस अस्पताल को आज से करीबन 100 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान भी है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में ही भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि उस लड़की की आत्मा निकलने वाले लोगों को परेशान करती है। हालांकि मैं दादाजी की बताई कहानियों में ज़्यादा विश्वास करता नहीं हूँ। एक रात मैं अपने 2 दोस्त के साथ अंकित और राजू को बाइक पर बिठाकर घुमा रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे विक्टोरिया अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। हम में से कोई भी ज़्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे और हमने उस रास्ते पर जाने का पक्का कर लिया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। हम तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से दूर जाकर गिर गए। गनीमत थी कि हम लोगों को कोई चोट नहीं आई। बाइक चला रहे मेरे दोस्त अंकित ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा सा डर चुका था। मेरे दूसरे मित्र राजू ने बाइक चलाने को कहा। अब राजू बाइक चला रहा था। हम 1 किलोमीटर ही चले होंगे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने से गाड़ी फिर से पिछली बार से भी ज़्यादा दूर फिसलती हुई गिरी। इस बार हमें कोहनियों और घुटनों पर थोड़ी चोट आई थी। अंकित फिर से बोला कि इस जगह में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, हम लोग वापस उल्टे चलते हैं। लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर ही चले होंगे कि अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर हम रुक गए और अंकित बोला, यार तुम लोगों ने चीखने की आवाज़ सुनी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना कर जानवर की आवाज़ होगी ऐसा कह दिया। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख सुनाई देने लगी। इस बार तो हम दोनों भी थोड़ा डरने लगे थे। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में फंस चुके थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर बाकी थे। हम लोगों ने आगे जाने का ही सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे।
हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा तो तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात पर विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में बुढ़िया हमसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी और हम तीनों दोस्त अपनी बातें कर रहे थे। तभी राजू बोला कि लो माँ जी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कोई था ही नहीं। हम तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। भागते भागते अंकित ठोकर खाकर गिर गया और हमें जोर से चीखें सुनाई दी। हमने भी बाइक को वहीं पटककर अंकित को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास पहुंच गए। ये सब घटित होते 12 बज चुके थे। हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार करके एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो जूते पड़ते, इसलिए उस मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए और घर वालों दोस्तों को यहाँ रुकने का बहाना बना दिया। उस रात के बाद से हमें उस रास्ते पे कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपने में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाज़ें आती हैं दोस्तों।